नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही, रोजगार मेला के माध्यम से युवाओं को मिलेगी नौकरियां। तो युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। रोजगार मेला के माध्यम से युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। सीएम की मौजूदगी में मिलेंगे 70,000 रोजगार के अवसर। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। आज अम्बेडकर नगर और अयोध्या में होने जा रहा रोजगार मेला, जनपद स्तरीय रोजगार मेला से युवाओं को मिलेगी नौकरियां। 18 अगस्त को अयोध्या में वृहद रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में आयोजन किया जाएगा, जहां करीब 50 कंपनियां प्रदान करेंगी 21,000 रोजगार के अवसर। कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम। तो ये जानकारी सामने आ रही है। 18 अगस्त को अयोध्या में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में आयोजन किया जाएगा कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम। और वहीं वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस देर रात करीब 2:30 बजे कानपुर के गोविंदपुरी के आगे पटरी से उतर गई। रेलवे के मुताबिक ट्रेन के 20 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। घटना के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। रेलवे, पुलिस और फायर विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी से जो कि अहमदाबाद की ओर जा रही थी, उसका इंजन आज सुबह लगभग 2:30 बजे कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकराकर पटरी से उतर गया। तीव्र प्रहार के निशान देखे गए हैं। साक्ष्य सुरक्षित है। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है। यात्रियों के लिए अहमदाबाद की आगे की यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई। कानपुर के एटीएम सिटी कानपुर राकेश वर्मा ने कहा कि 20 बोगियां पटरी से उतर गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ है। सब यात्रियों को बसों द्वारा उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। मोमो ट्रेन भी आ रही है। अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है। और वहीं कोलकाता कांड ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है। इस कांड के विरोध में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। उस भयावह घटना के विरोध में आज देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं बंद रहेगी, लेकिन इमरजेंसी सर्विस जारी रहेगी। इस कांड के विरोध में कल भी बंगाल से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन हुआ था। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में कुछ अहम जानकारी भी मिली है। अभी तक की जांच और फाइंडिंग के आधार पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज दोपहर होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। संगठन के मामले की दृष्टि से बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला, बीजेपी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान और दूसरा, संगठन चुनाव। आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक हुई। यह बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर हुई थी। इस बैठक में एजेंडा तय किया गया था। और बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में ओलंपिक खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, जहां पीएम मोदी ने विनेश फोगाट की तारीफ की है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उमंग से आपको पेरिस के लिए विदाई दी थी, उतने ही उमंग से मैं आज आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। अब इसका कारण ये नहीं है कि कोई मेडल का टैली कितना हुआ, उसका कारण यह होता है कि विश्व भारत के खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है। उनके हौसले, उनके डिसिप्लिन, उनके बिहेवियर, मेरे कानों पर सब जगह से बातें आती हैं।
और ये सुनता हूं तो बड़ा गर्व होता है जी कि मेरे देश के खिलाड़ी मेरे देश के लिए ही खेलते हैं। मेरे देश के नाम को रत्ती भर भी खरोच आ जाए, ये मेरा देश का एक भी खिलाड़ी नहीं चाहता है, और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और उसके लिए ये पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। साथियों, आप सबने पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे की स्थान बढ़ा करके देश वापस लौटना और मेरे निवास पर आपका स्वागत करने का मुझे अवसर मिलना, मैं इसे मेरा अपना गौरव मानता हूं। जो जाते हैं उनको भी पता होता है कि हमें अपना बेस्ट देना है, और मैंने हमेशा यही कहा है सबको कि आपको अपना बेस्ट देना है, और आपने दिया है। दूसरी बात है, हमारे खिलाड़ी उम्र में बहुत छोटे हैं और अभी से ये अनुभव मिला है, तो आगे हमारे पास एक लंबी समय है अधिक अचीव करने का, और वो आप जरूर करेंगे। इस अनुभव का लाभ देश को मिलेगा। साथियों, पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। इस ओलंपिक्स में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने वो देश के कोटि कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे। आप देखिए, ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते कंटिन्यूसली। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है, और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है, तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को, स्वप्न को, संकल्प को सिद्ध कर सकता है। कठिनाइयां अपने आप अपनी जगह पर रह जाती है। अमन ने करके दिखाया है। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ओलंपिक्स में 7 शूटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुंचे, और ये भी पहली बार हुआ है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने हैं। और लक्ष्य, हमारा लक्ष्य सेन, आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है। हमारे लक्ष्य भी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। हमारे अविनाश शावले, इसने स्टीपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया। इस फॉर्मेट में ये भी फर्स्ट टाइम रहा। साथियों, हमारे ज्यादातर मेडलिस्ट, जैसा मैंने कहा, अपनी 20s में है, बहुत छोटी आयु के हैं। आप सभी बहुत युवा है, आपके पास बहुत समय है, बहुत ऊर्जा है। और ये भी सही है कि टोक्यो के और पेरिस के बीच में नॉर्मली 4 साल का समय रहता है, इस बार 3 साल का ही समय था। तो हो सकता है आपको 1 साल और अगर मिला होता प्रैक्टिस का, तो शायद आप और नई कमाल करके दिखा देते। अभी लंबी कैरियर में आप कई बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे। खेलना बंद नहीं करना चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए, एक भी मैच छोड़नी नहीं चाहिए।
ये युवा दल इस बात का प्रमाण है कि स्पोर्ट्स में भारत का भविष्य कितना उज्जवल रहने वाला है। मुझे विश्वास है पेरिस ओलंपिक्स भारतीय स्पोर्ट्स की इस उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड साबित होने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट है हमारा। उसके बाद विजय ही विजय है दोस्त। और वहीं चुनाव आयोग ने इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में तो हरियाणा में 1 फेज में वोटिंग होगी। नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद पहला विधानसभा चुनाव होगा। सुनिए। टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे। बड़ी अच्छी स्टोरी ये भी है कि जिस तरीके से यूथ ने पिछली बार भाग लिया इलेक्शंस में, इस बार उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे अराउंड 3.71 लाख। और टोटल अगर वोटर्स को देखें तो 20 lakhs and above would be the youth, and we want to focus on youth as ambassadors of our elections. इलेक्टरल रोल बनने की प्रक्रिया चालू है और काफी समय से आयोग ये बात की तैयारी कर रहा था कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो, जैसे ही अमरनाथ जी यात्रा खत्म हो, तो आप देखेंगे कोइंसिडेंस नहीं है, 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को फाइनल रोल भी पब्लिश हो जाएगा। So it has been a work in progress to synchronize every activity in a way that we do not make any delay in doing elections in J&K, and this is what we announced in J&K in Jammu when we were there in March. ये पब्लिकेशन 20 को हो जाएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी कॉपी इलेक्टरल रोल की उपलब्ध कराई जाएगी। अगर पोलिंग स्टेशंस के बारे में देखें तो टोटल पोलिंग स्टेशंस J&K में 11,838 होंगे, जिसमें लोकेशंस होंगी, जिसमें एक जगह पर 2 या 3 भी बूथ हो सकते हैं। तो टोटल लोकेशंस वुड बी 9,169, जिसमें अर्बन एरिया में अराउंड 2,300 और लोकल रूरल एरिया में अराउंड 9,500 बूथ्स होंगे। सो प्रिडोमिनेंटली इट्स ए रूरल काइंड ऑफ एरिया। एवरेज वोटर्स पर पीएस वुड बी अराउंड 735, और हम जैसे हर बार करते हैं यहां भी वीमेन मैनेज्ड, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड और मॉडल पीएस बनाएंगे। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक उत्साह का माहौल होना चाहिए, एक उत्सव का माहौल होना चाहिए, और सभी को किसी ना किसी तरीके से नए तरीके से बनाएं। लेकिन खास तौर से जो मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं वो करीब 360 होंगे। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशंस वहां किस प्रकार के हैं, नायाब हैं। जैसे अगर आप देखें तो कोराबल पोलिंग स्टेशन है, 100% एसटी पॉपुलेशन, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट द बॉर्डर, एंड यू विल बिलीव द टर्नआउट इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 80%। सो बिल्कुल सरहद पर है और 80% पॉपुलेशन है। ऐसी अगर देखेंगे जस्ट ए फ्यू ग्लिम्सेस, अदरवाइज हर पोलिंग स्टेशन अपने आप में एक तस्वीर बयां करता है। जब चुनाव होंगे तो आपको दिखाएंगे। हमने वेबसाइट पे पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे कि आपको लाइव फोटोज गैलरी HD में हम आपको लोड करेंगे। वहां पर आप जब चाहें जब उस स्टॉक को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्लोटिंग में भी शिकारे में एक पोलिंग स्टेशन था, और कितने लोगों के वोट लेने जाता है? सिर्फ 3 लोगों के। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन इलेक्शंस। चेंज्ड सिनेरियो आफ्टर द पार्लियामेंट इलेक्शंस। तो जो क्लियर मैसेज थे और जिस पर हम बिल्ड कर रहे हैं, देवर एक्शन ओवर अपैथी। लोगों में ये नहीं था कि कुछ नहीं हो सकता, कैसे होगा, जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं।
और यूपी की सियासत में इन दिनों महिला सुरक्षा का मुद्दा हावी है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश से लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी महिला सुरक्षा पर घमासान छेड़ चुके हैं। जहां अखिलेश ने ट्वीट कर महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी की सरकार पर तंज कसा, तो वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के चुप्पी और सपा को गुंडों को संरक्षण देने का जिम्मेदार ठहराते हुए बंगाल की ममता सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट। अखिलेश यादव का ट्वीट जो आप देख रहे हैं वो इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि अखिलेश ने बात तो महिला सुरक्षा की थी, मगर अब खुद ही यूजर्स के घेराव का शिकार हो गए हैं। देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बंगाल से यूपी और महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक उठी आवाज के बीच जहां पीएम मोदी ने अपने भाषण में महिलाओं की सुरक्षा की चर्चा तो की, वहीं यूपी में भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पोस्ट कर स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। जहां एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव ने लिखा कि भय के माहौल में महिलाएं जीने को मजबूर हैं। मगर अखिलेश के पोस्ट करने के बाद ही सपा प्रमुख जमकर ट्रोल हो रहे हैं। यूजर्स ने अयोध्या और कन्नौज की घटना को लेकर सपा का घेराव कर दिया है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं की बात करने वाले अखिलेश ने अयोध्या और कन्नौज की घटना को लेकर अब तक अपनी मुखरता का परिचय नहीं दिया है। तो वहीं बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटी घटना के बाद बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रही है। जहां लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमला बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल किया कि दो लड़के आखिर अब चुप क्यों हैं? कोलकाता रेप कांड पर कांग्रेस चुप और सपा अपराधियों को संरक्षण देती है। ये घटना नहीं, मानसिकता है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने देश में चल रहे अस्पतालों को स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला होने पर 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का नया निर्देश जारी कर दिया है। और मानसिकता का प्रमाण और देखिए कि समाजवादी पार्टी की एक महिला नेत्री ये कहती हैं, इससे ज्यादा आपत्तिजनक और दुखद बयान नहीं हो सकता कि वो कह रही 15 साल की बच्ची शाम को कौन सी नौकरी पाने के लिए वहां गई थी। जब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं, तो जैसा संवेदनहीन बयान और आचरण पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है, वैसा ही यहां समाजवादी पार्टी का है। भली भांति समझते हैं। आपको याद हो कोरोना काल में भी यही हुआ था, स्वास्थ्य कर्मियों पर आक्रमण और कई जगहों पर प्राणघातक हमले हुए, और उस समय मोदी सरकार को एक स्पेशल प्रावधान करना पड़ा था उन लोगों की रक्षा के लिए। और राहुल गांधी जी से, जो अब यूपी के 2 लड़कों में बड़के वाले लड़के हो गए हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत की दुकान में ये क्या सिर्फ अपराधी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी सामान ही उपलब्ध है? तो इसलिए हम इंडी गठबंधन के समस्त रचनाकारों से ये भी पूछना चाहते हैं, और हम ये कहना चाहेंगे, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां एक दौर में ये शर्मनाक बयान दिया गया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती। जिसके बाद एक तरफ अखिलेश तो वहीं दूसरी तरफ सुधांशु त्रिवेदी अपने तीखे बयानों के तीर लेकर मैदान में है। मगर देखना यह है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक युद्ध करने वाले ये योद्धा महिलाओं की सुरक्षा सुदृढ़ करने में कितनी अहम भूमिका निभा पाते हैं। मगर एक बात तो तय है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान जारी है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।